हेलो, इस वीडियो में मैं बताऊंगा बैटल ऑफ पलासी के बारे में, जिसे पलासी की जंग भी कहते हैं। सबसे पहले तो यह जानते हैं कि यह जो लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी, किसके बीच हुई थी और कहाँ हुई थी। यह लड़ाई पलासी नाम की जगह पे हुआ था और ये जगह बंगाल में स्थित है। और बैटल ऑफ पलासी किसके किसके बीच हुआ था? ये हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी साइड था बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास काफी कम सेना थी, लेकिन फिर भी बैटल ऑफ पलासी में किसकी जीत हुई? तो जीत हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। और यह युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 23 जून 1757। तो 1757 याद रखने का एक इजी तरीका है। 1857 सभी को याद रहता है क्योंकि 1857 में ही इंडिया का फर्स्ट क्रांति हुआ था, इंडिपेंडेंस का। तो ये सभी को याद रहता है, तो इससे 100 साल पीछे आना है। तो -100 ईयर करने पर 1757 आता है और इसी साल बैटल ऑफ पलासी हुआ था। अब मैं यह समझाने की कोशिश करता हूं कि बैटल ऑफ पलासी इंडिया की हिस्ट्री के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। पलासी की लड़ाई हुई थी 1757 में। अब इसके पहले कैसा सिचुएशन था वो मैं बताता हूं। तो बैटल ऑफ पलासी के पहले अंग्रेज जितने भी थे इंडिया में, वो सभी एक कंपनी के लिए काम करते थे और वो कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये कंपनी नॉर्मल कंपनी की तरह काम करती थी। मींस इसका मेन मोटिव ये था प्रॉफिट कमाना, कच्चे माल इंडिया से खरीदना और बने बनाए सामान इंडिया में वापस बेचना। जैसे ब्रिटेन से आए हुए लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे, वैसे ही दूसरे कंट्री से आए हुए फॉरेनर भी अलग अलग कंपनियों के लिए काम कर रहे थे और ये सारी कंपनियां इंडिया में उस समय थी। लेकिन 1757 के आसपास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे ताकतवर कंपनी के रूप में उभर रही थी। ये कंपनियां जहां पर व्यापार करती थी उसे उस रीजन का जो राजा होता था, जैसे बंगाल में नवाब राजा था, तो उस राजा को टैक्स देना पड़ता था। तो जितनी भी कंपनियां थी ये सभी इनको टैक्स पे करती थी। और कुछ भी अगर नया करना होता किसी भी कंपनी को, तो वो उसे अपने राजा से परमिशन लेना पड़ते थे। 1757 के पहले गवर्नमेंट भी कोई एक सेंटर नहीं था। अलग अलग रीजन में अलग अलग राजा थे। जैसे दिल्ली के आसपास मुगल थे, राजस्थान में राजपूत थे, महाराष्ट्र में मराठा सब थे और इधर बंगाल में नवाब थे। और उस समय प्रॉब्लम ये था कि ये सभी इंडिपेंडेंट काम करते थे और एक दूसरे से दुश्मनी भी रखते थे। तो अगर किसी को अगर इसको मुसीबत होता था तो ये इसकी हेल्प नहीं करते थे, अगर इसे मुसीबत होता था तो ये इसकी हेल्प नहीं करते थे। तो इस तरह का सिचुएशन था। तो 1757 के पहले बंगाल का एक नवाब बना 1756 ईस्वी में और उसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को सिराज भी कहते थे। तो सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल का नवाब बना और उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने अपनी कॉलोनी कैलकाटा में बनवाई। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय कुछ ऐसी एक्टिविटी करने लगी जिसकी उसे परमिशन नहीं थी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैलकाटा में अपनी सेना रखने लगे, प्राइवेट सेना रखने लगे, उसे मजबूत करने लगे और साथ में यहाँ के किले को भी मजबूत करने लगे। तो इन सब एक्टिविटियों को देखकर सिराजुद्दौला समझ गया था कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उसके मंसूबे ठीक नहीं है, वो इंडिया पे कैप्चर करना चाहता है। सिराजुद्दौला जो उस समय बंगाल का नवाब था वह मुर्शिदाबाद में रहता था और वो उस समय बंगाल का
कैपिटल था। तो उसने क्या किया कि अंग्रेजों को खतरा मानते हुए उसने इस पर अटैक कर दिया। तो सिराजुद्दौला की सेना ने कैलकाटा पर काफी कोहरा मचाया, वहां के बहुत सारे अंग्रेजों को मारा और बहुत सारे अंग्रेजों को बंदी बना लिया। कैलकाटा की तरह मद्रास में भी अंग्रेजों का एक किला था और वहां पर उनकी एक प्राइवेट सेना भी थी और उनका जो हेड था वो था रॉबर्ट क्लाइव। तो जब मद्रास में ये खबर पहुंची कि कैलकाटा में सिराजुद्दौला की जो सेना है उसने तबाही मचाई है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी सेना लेकर सिराजुद्दौला से फाइट करने निकल पड़ा। और वो निकलकर कहाँ गया? ये निकलकर गया पलासी में, बंगाल के पलासी में आया और फिर उसने सिराजुद्दौला से फाइट का प्लान बनाया। रॉबर्ट क्लाइव की सेना काफी छोटी थी, करीब 3000 के लगभग इसमें सेना था, जबकि सिराजुद्दौला की सेना में 15,000 सेना थी। लेकिन फिर भी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीता था और सिराजुद्दौला हारा था। तो देखते हैं वो कैसे हारा। सिराजुद्दौला के दरबार में एक विलियम वॉट करके एक अंग्रेज का एक रिप्रेजेंटेटिव रहता था। तो उसने यह देखा कि इसके दरबार में बहुत सारे बागी लोग हैं, इसकी सेना में जो इसका सेनापति है मीर जाफर और कुछ और सेनापति जो हैं वो सिराजुद्दौला को पसंद नहीं कर रहे थे। तो विलियम वॉट ने रॉबर्ट क्लाइव को ये इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दिया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि युद्ध होने से पहले ही उसने सिराजुद्दौला के जितने भी बागी थे वो सभी को लालच देकर वो उसने अपनी ओर बुला लिया। तो जब 1757 में पलासी में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ, तो उसमें मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया और उसने उसके अंदर जितनी भी सेना था उसको युद्ध नहीं लड़ने दिया, वो जस्ट मैदान में खड़ा रहा, जिसके कारण सिराजुद्दौला हार गया और उसे बाद में मार दिया गया। बैटल ऑफ पलासी होने के बाद क्या सिचुएशन बनता है वो देखते हैं। तो जब इस लड़ाई में सिराजुद्दौला हार गया और वो मारा गया, तो उसके बाद मीर जाफर जो उसका सेनापति था और जिसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था वो यहाँ का राजा बन गया। और उसे राजा बनाने में किसका हाथ था? तो ये अंग्रेजों का हाथ था। तो मीर जाफर नवाब बन गया बंगाल का और अंग्रेज इनडायरेक्ट रूप से बंगाल पर राज करने लगे। इनडायरेक्ट रूप से इसलिए अंग्रेज बंगाल पर राज कर पा रहे थे क्योंकि पहले जहां पर ये एक कंपनी की तरह काम करते थे और टैक्स पे करते थे बंगाल को, अब जब मीर जाफर राजा बना और वो भी अंग्रेजों की मेहरबानी से, तो मीर जाफर को बहुत सारा पैसा अंग्रेजों को देना पड़ता था और ये अंग्रेज जितना चाहे इनसे पैसे ले सकते थे और इनसे जो चाहे वो काम करवा सकते थे। तो यह एक तरह से कठपुतली राजा था जो अंग्रेजों के कंट्रोल में था। तो अंग्रेजों के द्वारा जो सबसे पहला कठपुतली नवाब बना वो था बंगाल में मीर जाफर, और वो भी बैटल ऑफ पलासी के बाद। तो इसके बाद तो फिर उसने अंग्रेजों ने अलग अलग जितने भी राजा थे सबको ऐसे ही हरा हरा कर वहां कठपुतली राजा अपने अपने बैठा दिए और सभी जितने भी अलग अलग जितने भी राजा के अंडर में आ रहा था एरिया, वो सभी का इनडायरेक्ट रूप से कंट्रोल ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करने लगी। ये एक कंपनी था और ये कंपनी इंडिया में बहुत बड़े एरिया पर अपना प्रभाव डालने लगा। तो इस तरह से बैटल ऑफ पलासी के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ बिजनेस नहीं कर रही थी, वो इंडिया के पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।